स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की शुरुआत कल जहां छोड़ा गया था उसी के आगे करते हैं। कल हमने हिंदी में संज्ञा की शुरुआत की थी और संज्ञा क्या होती है, उसके भेद कितने होते हैं, इसको देखा गया था। आज का लेक्चर भी उसी संज्ञा पर होगा और जो संज्ञा से बची हुई चीजें हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं संज्ञा में और क्या चीजें हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत किया जाए। कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा किया था, जिसमें ये देखा गया था कि जिस नाम से या जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। और हमने ये भी देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस रूपों में होती है। जैसे उसमें हमने देखा था कि कोई पुस्तक या समाचार पत्र का नाम हो, किसी सड़क चौक चौराहों का नाम हो, किसी ऐतिहासिक घटनाओं का नाम हो, व्यक्तियों का नाम हो, नदियों का नाम हो, पहाड़ों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, स्थानों का नाम हो, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। हमने संज्ञा के 5 भेद में पढ़ा था: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और वो किन रूपों में पाई जाती है। तो एक सामान्य परिभाषा की यदि बात कर लें तो यहां हमने लिखा है कि जिस नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, यह ध्यान रखना है, समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में एक का बोध होता था, लेकिन जातिवाचक में उस शब्द या नाम से समस्त जाति का बोध होगा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बहुत ज्यादा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस नाम से समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक बहुत सामान्य सी चीज है, नदी है, पर्वत है, फल पक्षी आदि लिखे हुए हैं। अब नदियों का नाम यदि लिख दिया जाएगा तब वो व्यक्ति में निकल जाएगा, और यदि केवल नदी लिखा है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा में क्वेश्चन करने की संभावना होती है, इसमें क्वेश्चन बनेगा। जैसे यदि हम बात करें कि नदी, तो तुरंत आप कह सकते हैं कौन सी नदी, पर्वत, कौन सा पर्वत। तो यहां क्वेश्चन की संभावना रहती है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे थोड़ा सा बात करें कि जातिवाचक संज्ञा किन रूपों में हो सकती है। तो यदि इस पर चर्चा किया जाए तो जैसे यहां लिखा है, जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो किन किन रूपों में हो सकती है, किन किन स्थितियों में हो सकती है। जैसे मान लिया जाए, पहला लिखा है कि यदि किसी संबंधी का नाम लिखा है, किसी व्यवसाय का नाम लिखा है, पद का नाम लिखा है या कार्य का नाम लिखा है, तो वो नाम होगा या वो संज्ञा जो होगी वो कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। किसका किसका नाम? संबंधियों का नाम, जैसे भाई बहन, नाना नानी, मामा मामी, संबंधी का नाम होगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई व्यवसाय है, जैसे मंत्री, ये मंत्री तो पद है, जैसे हलवाई, माली इत्यादि। कार्य है,
ठीक है ना। पद का नाम है, जैसे अध्यापक का पद है, प्रोफेसर का पद है, मंत्री का पद है। तो इस प्रकार से यदि कोई नाम लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा यहां लिखा गया है पशु पक्षियों का यदि नाम लिखा होगा तो भी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गाय है, कौवा है, घोड़ा है, कबूतर है, इस प्रकार के यदि नाम लिखे होंगे तो भी जातिवाचक संज्ञा होगी। अच्छा ध्यान रखना, यदि केवल पशु लिखा है तब भी जातिवाचक और पक्षी लिखा है तब भी जातिवाचक, और इसमें कोई नाम लिखा है, जैसे पशुओं में घोड़ा लिख दिया जाए, गाय लिख दिया जाए, तो पशु और पक्षी तो ऑलरेडी जातिवाचक है ही, लेकिन घोड़ा और गाय भी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पशु लिखा हो तो जातिवाचक और गाय लिख दिया हो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पशु एक जाति है और उस पशुओं की जाति में बहुत सारी जातियां हैं, उपजातियां हैं। जैसे घोड़ा की भी एक जाति होती है, गाय की भी एक जाति होती है, कौवा की भी एक जाति होती है। तो इस तरीके से ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला जैसे लिखा है पेड़ पौधे फलों और फूलों के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे फल लिख दिया जाए वो भी जातिवाचक, फूल लिख दिया जाए वो भी जातिवाचक, और यदि गुलाब लिख दिया जाए, गेंदा लिख दिया जाए, चमेली लिख दिया जाए तो भी जातिवाचक होगी। ये ध्यान रखना है आपको। आम लिख दिया जाए तब भी जातिवाचक, फल लिखा है तो जातिवाचक है ही है, लेकिन साथ साथ में यदि आम लिखा है वो भी जातिवाचक, क्योंकि आम की एक जाति होती है। तो ये बहुत ध्यान से इसको समझना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे यदि बात कर ले और क्या हो सकती है, जैसे किसी वस्तु का नाम लिखा है, अब जहां भी वस्तु आएगा वहां तुरंत जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मकान है, कुर्सी है, घड़ी है, किताब लिखा है, कलम लिखा है, गाड़ी घोड़ा कोई कुछ लिखा है, उसका यदि नाम है तो तुरंत वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दैट मीन्स वस्तुओं का नाम लिखा है। अगला क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझने की जरूरत है। कहीं कोई प्राकृतिक तत्व का नाम लिखा हुआ है। अब प्राकृतिक तत्व जैसे वर्षा, और अक्सर ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे ये नाम प्राकृतिक तत्व का नाम है, जैसे बाढ़, तूफान, बिजली, भूकंप, वर्षा, ज्वालामुखी इत्यादि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, यदि उनका कोई नाम दे दिया जाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अब इसको ऐसे में पूछा जा सकता है या कोई उदाहरण, जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, हो रही है। अब लिखा है वर्षा हो रही है, इसमें आपको बताना है कैसी संज्ञा है। वर्षा कैसी संज्ञा है, तो ये प्राकृतिक तत्व का नाम है, आप बता देंगे ये कैसी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या बता देंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे भूकंप आने से, कोई एग्जांपल दे दिया जाए कि भूकंप आने से बड़े पैमाने पर या बड़े मात्रा में जन धन की हानि होती है या हुई, तो भूकंप कैसी संज्ञा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। तो ये इन परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं और ये अपने समस्त जाति का बोध कराती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किन स्थितियों में होती हैं, तो बड़े आसानी से जातिवाचक संज्ञा में आप भेद ढूंढ ले जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं अगली संज्ञा के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली संज्ञा के बारे में बात करते हैं। अब वो अगली संज्ञा है आपका समूहवाचक। अगली संज्ञा क्या है, समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या होती है भाई। अब देखो, ये जो समूहवाचक है ये भी कहीं ना कहीं जातिवाचक के अंदर ही शामिल है। मैंने कल इस पर चर्चा किया था कि आपको कैसे परीक्षा में उत्तर देना है।
तो आज उस पर हम उसको चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन परिभाषा देना हो तो क्या कह सकते हैं, जिस नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, मैंने कल इस पर डिस्कस किया था, समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कोई नाम दे दिया और उस नाम से आपको लगे कि इसमें समान प्रकार के एक से कई लोग शामिल हैं, और एक से कई लोग शामिल जब हो गए हैं तब इनका यह नाम पड़ा है। और यदि एक समान जैसे कई लोग जो उसमें शामिल हैं, यदि वो अलग अलग हो जाएं, तो फिर ये जो नाम था ये फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब जाकर के वो समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे सभा लिखी है, तो सभा में एक समान प्रकार के कई लोग जब शामिल होते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो वो जैसे व्यक्ति हैं, तो कई समान प्रकार के लोग जब एक स्थान पर बैठ गए तब उसको कहा गया कि सभा है। और यदि वहां से सब हट गए तो अब उस खाली स्थान को आप सभा नहीं कह सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे भीड़ है, समान प्रकार के, जैसे टीम है, एक जैसे समान प्रकार के खिलाड़ी जब एक समूह में आ गए तो खिलाड़ियों के समूह को क्या कह दिया गया, टीम कह दिया गया। तो टीम आपकी समूहवाचक संज्ञा है। समिति है, आयोग है, परिवार है, पुलिस है, सेना है, अधिकारी है, कर्मचारी है, ताश है, खेलने वाला ताश की गड्डी, ऑर्केस्ट्रा है, ऐसे झुंड कह सकते हैं, टोली कह सकते हैं, काफिला कह सकते हैं, गिरोह कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, गिरोह कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, बाजार कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो एक समान प्रकार के उसमें लोग शामिल होंगे तो समूहवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। ठीक है ना। अब हमने कल बताया था कि मान लिया जाए आपसे परिवार लिख दिया जाए कि परिवार कैसी संज्ञा है, तो है समूहवाचक, लेकिन जो परीक्षा में जब क्वेश्चन दिया गया तो उसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें आपका समूहवाचक है ही नहीं है, तो फिर आंसर कैसे देंगे। तो फिर आंसर आप परिवार के बारे में फिर जातिवाचक को लगाएंगे, फिर आप जातिवाचक पर लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कहीं नाम आता है जिससे आप ये जान लीजिए कि क्या इसमें एक समान प्रकार के कई लोग शामिल हैं, तब ये नामकरण हुआ है, तो वो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन होती है या इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर डिस्कस करें और जो भी समस्या है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो यहां हमने लिखा है जिस शब्द से उस सामग्री का बोध होता है या उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, जिससे कोई वस्तु बनती है, या इसको और सरल भाषा में लिख सकते हैं तो जिस नाम से या जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस वस्तु से नापने या तौलने वाली किसी वस्तु का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये भी वही चीज है, ये भी जाति में ही शामिल है, लेकिन विशेष एक गुण या लक्षण आ गया कि इसमें वो जातिवाचक संज्ञाएं जिनको नापा जा सकता है या तौला जा सकता है, थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, इसलिए इसको हम जात से हटा करके द्रव्य में रख दिए। तो कौन कौन सी संज्ञा हो सकती है, वो ठोस रूप में भी हो सकती है, द्रव रूप में भी हो सकती है और गैसीय रूप में भी हो सकती है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, जो ठोस रूप में होगी तो जरूरी नहीं कि सभी ठोस वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा ही हों, लेकिन
सभी द्रवीय और गैसीय वस्तुएं जो होंगी वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा ही होंगी। तो जैसे क्या क्या हो सकती हैं, तो जिसको नापा या तौला जा सके, जैसे कोयला है किसी ना किसी रूप में, दूध है, सोना है, चांदी है, तांबा है, तेल, पानी, घी, दूध, दही, ये हो गया। धुआं है, ऑक्सीजन है, वायु है, हवा है, गैसीय फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं इनको या तो नापा जाएगा या तो तौला जाएगा। तो ये जो है इस रूप में यदि कोई संज्ञा मिलती है जिससे ये पता चले कि या तो इसको मापा जा सकता है या तो इसको तौला जा सकता है, तो वो संज्ञा क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं। अब हमने 4 संज्ञा पढ़ा, व्यक्तवाचक, जातवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब थोड़ा सा व्यक्त और जात को जब हमने पढ़ लिया तो उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करने की बात है। जैसे हमने ये देखा है कि यदि किसी ऐसे नाम की बात कर लें, किसी ऐसे नाम की बात कर लें कि जिसे एक का बोध हो और जिससे जाति का बोध हो, लेकिन कुछ विशेष प्रयोग पर संज्ञाएं जो जाति और व्यक्तवाचक होती हैं वो बदल जाया करती हैं। उसी चीज को थोड़ा सा यहां डिस्कस करना है। जैसे यहां देखिए हमने यहां लिखा है और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है व्यक्तवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए। जैसे यहां है कि देश को हानि जयचंदों से होती है। ठीक है ना? अब हमसे पूछा गया है कि जो ये जयचंद शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो अब ये एक नाम है, स्पष्ट है, लेकिन यहां यदि देखा जाए, इस वाक्य का भाव निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए, तो देश को हानि जयचंदों से, दैट मीन्स यहां जयचंद किसी एक व्यक्ति विशेष, क्योंकि देश को किसी एक से हानि नहीं हो सकती है। तो जयचंद इतिहास की बात करें तो जयचंद का नाम देशद्रोहियों में गिना जाता है। देश के विरोध में काम करने वाले, इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे। तो यहां जो पर्टिकुलर जयचंद शब्द है, इसका जो सेंस है, इसका जो भाव है, वो क्या है? देशद्रोही के रूप में है। जो देश से द्रोह करते हैं उनसे भाव निकल रहा है। तो अब यदि हम यहां जयचंद की बात कर लें तो जयचंद हमारा व्यक्तवाचक संज्ञा ना हो करके क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा होगी। यहां ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसको भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि देखने पर यह है व्यक्तवाचक, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है? जातिवाचक रूप में। तो यहां ये जयचंद कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक दूसरे एग्जांपल से समझा जाए। यहां लिखा है रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। अब यहां देखा जाए, रामचरितमानस स्वाभाविक है, व्यक्तवाचक संज्ञा है। ये बाइबिल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बाइबिल भी एक व्यक्तवाचक संज्ञा स्वतंत्र रूप में है। लेकिन यहां बाइबिल का सेंस क्या है? बाइबिल का भाव यहां क्या है? इसको हमें समझने की जरूरत है। तो यहां जो बाइबिल का प्रयोग हुआ है वो पर्टिकुलर एक पुस्तक के नाम के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि यहां बाइबिल का जो प्रयोग हुआ है ये पवित्र ग्रंथ का सूचक है। पवित्र ग्रंथ का सूचक है। तो अब यहां यदि बाइबिल से हमसे पूछा जाए कि बाइबिल कैसी संज्ञा है, तो यहां बाइबिल व्यक्तवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि वो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, पवित्र ग्रंथ का सूचक है। दैट मीन्स इसका भाव क्या निकलेगा कि रामचरितमानस हिंदुओं की एक पवित्र ग्रंथ है, इसका यह सूचक है। इसलिए बाइबिल यहां व्यक्तवाचक ना होकर के कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है।
तो ये चर्चा किया गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में कैसे प्रयोग होता है। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और इससे ज्यादा ध्यान, पढ़ने से ज्यादा ध्यान आपको परीक्षा में रखना है, परीक्षा हॉल में रखना है, क्योंकि वहां हमसे ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे पूछा गया है। यही यदि शब्द स्वतंत्र रूप में पूछ लिए जाएंगे, ऑप्शंस के द्वारा पूछ लिए जाएंगे, तो वहां दूसरा प्रकार है संज्ञा का। लेकिन जब ये किसी वाक्य को संदर्भित करते हुए पूछा जाएगा तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि वाक्य का भाव क्या है। तो ये हमने देखा जाति का व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे। थोड़ा सा अब इसका उल्टा भी देखा जाए। जैसे देखिए हमने यहां लिखा है जातिवाचक का आपकी व्यक्तिवाचक के रूप में। इसके पहले हमने पढ़ा व्यक्ति का जाति में, अब हम पढ़ रहे हैं जाति का व्यक्ति में। जैसे यहां लिखा है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां एक उदाहरण लिखा है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब हमसे पूछ लिया गया कि गोस्वामी जी कैसी संज्ञा है। तो गोस्वामी यदि यहां हम स्वतंत्र रूप से लिखें, गोस्वामी यदि हम स्वतंत्र रूप से लिखें तो गोस्वामी एक जाति है, गोस्वामी एक जाति है, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल में लिखा है शुक्ल जी, तो शुक्ल एक जाति है। तो स्वतंत्र रूप में ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहां हुआ है, एक वाक्य में। तो अब वाक्य का भाव क्या है निकल कर आ रहा है, इस पर बात करते हैं। तो यहां लिखा है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब रामचरितमानस की रचना की वो गोस्वामी जी थे। तो अब यहां गोस्वामी जी का मतलब कौन गोस्वामी जी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बल्कि तुरंत ये क्लियर हो रहा है कि गोस्वामी जी का मतलब गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का यहां सेंस निकल कर आ रहा है। तो ये स्पष्ट पहचान है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कोई नहीं क्वेश्चन करेगा कि कौन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसे स्पष्ट हो रहा है। तो ये जो गोस्वामी जी जो स्वतंत्र रूप से जातिवाचक संज्ञा है, ये यहां कैसी संज्ञा हो जाएगी, गोस्वामी जी यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आए समझ में। दूसरा एग्जांपल से, जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो शुक्ल जी हैं, वो कोई जाति का सूचक नहीं है कि कौन शुक्ल जी ने, क्योंकि यहां से स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि शुक्ल जी का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यहां स्पष्ट इसका भाव निकल रहा है। तो अब यहां जो शुक्ल जी लिखा है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया जाति का कैसे व्यक्ति में प्रयोग हो जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में कैसे प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 4 प्रकार की संज्ञा हो गई। अब जो 5वीं संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो भाव का मतलब होता है गुण, भाव का मतलब गुण होता है। एक छोटा सा हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाव का यदि हम डिफिनेशन देना चाहें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, लक्षण, धर्म, व्यापार, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब चूंकि भाववाचक संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 4 प्रकार की संज्ञाओं में यदि हम इंपॉर्टेंसी की बात कर लें परीक्षा की दृष्टि से, तो हमसे एक व्यक्तिगत कोई पूछे तो भाववाचक संज्ञा को मैं ज्यादा नंबर दूंगा इन संज्ञाओं की अपेक्षा। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अच्छा, स्वतंत्र रूप से कोई शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती है, वो किसी ना किसी रूप में किसी दूसरे शब्द से बनाई जाती है, उसमें प्रत्यय वगैरह लगा करके
वो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसीलिए भाववाचक संज्ञा को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की संज्ञा का अध्ययन हमने कर लिया। एक लेक्चर और आपका होगा जिसमें हम भाववाचक संज्ञा और संज्ञा का पदोन्वयन करेंगे, संज्ञा का पद विश्लेषण करेंगे, ये कैसे होता है इसको भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और साथ साथ में शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।